नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई तरतीबें जो हैं सामने आ रही हैं। चुनाव जीतने के लिए लगभग हर तरह के दांव जो है वो खेले जा रहे हैं। इनमें से एक है जो लोकप्रिय गायक हैं या अभिनेता हैं उनको मैदान में लाने की बात। और इसी क्रम में बीजेपी ने एकदम युवा गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। अब मैथिली ठाकुर आमतौर पर भजन और कुछ मामलों में लोक संगीत गाती हैं। मैथिली में और भोजपुरी में उभरती हुई अच्छी गायिका मानी जाती हैं। राम जन्मभूमि के समय भी उन्होंने कुछ गीत राम के अयोध्या आगमन को लेकर गाए थे और काफ़ी चर्चित हुई थी। अब वो मैथिली ठाकुर जो हैं वो मैदान में है। और बीजेपी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, बीजेपी ने इस बार अपना जो बिहार से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें मनोज तिवारी और रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तीनों लोग भी जो हैं वो शामिल हैं। पवन सिंह पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, काम करते रहेंगे। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या ये जो गायक या अभिनेता हैं ये चुनाव जीतने की गारंटी हैं? एक तरह से अगर देखें तो इनकी लोकप्रियता का फ़ायदा राजनीतिक दलों को मिल जाता है और उसके ज़रिए वो काफ़ी सारा वोट जो है हासिल कर लेते हैं। सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं जिस क्षेत्र में ये लोग खड़े किए जाते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में जहाँ कि इनको पसंद करने वाले लोग, इनकी तारीफ़ करने वाले लोग रहते हैं। वैसे ही मैथिली ठाकुर को मैदान में लाया गया है, लेकिन मैथिली ठाकुर को कोई आसान सीट बीजेपी ने नहीं दी है। दरभंगा के अलीनगर क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और इस क्षेत्र में यादव और मुसलमान आबादी ज़्यादा है। बीजेपी शायद ही कभी यहाँ से जीत पाती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लगभग हमेशा ही आरजेडी में रहे, वही यहाँ से चुनाव जीतते थे और 2020 में ज़रूर वीआईपी जो पार्टी है उसके मिश्री लाल यादव चुनाव जीत गए थे। वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, ये पार्टी जो है 2020 में बीजेपी के साथ थी और अब इस चुनाव में आरजेडी के साथ में है। बहरहाल शायद इसको भुनाने के लिए कि बीजेपी का एक सहयोगी अलीनगर से जीता था, तो इस बार मैथिली ठाकुर भी जीत जाएंगी। उनकी लोकप्रियता कितनी काम आएगी ये तो मतदाता बताएंगे, लेकिन जो चुनाव का गणित समझने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आसान नहीं है उनके लिए। और इसी तरह से जो और सारे स्टार प्रचारक हैं उनमें आपको पता ही है कि मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, भोजपुरी फिल्मों के बड़े नाम हैं ये। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, ये भी भोजपुरी फिल्मों के बड़े नाम हैं। और दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वो आजमगढ़ से एक बार सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनावों में उन्होंने चुनौती दी थी अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी विपक्ष के नेता हैं। उस चुनाव को निरहुआ जीत नहीं पाए थे, लेकिन बाद में जब वहीं से उपचुनाव हुआ और अखिलेश यादव ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को खड़ा किया तो धर्मेंद्र नहीं जीत पाए, निरहुआ जीत गए। लेकिन 24 के चुनाव में वो फिर से हार गए। तो ये जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार में ये मैथिली ठाकुर या पवन सिंह के आने से क्या फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखिए, बिहार एक मायने में बड़ा अद्भुत राज्य है। बिहार में इस समय दुर्गा पूजा या कोई भी पर्व त्यौहार जहाँ
बड़ा आयोजन किया जाता है, मेला होता है, उसमें अगर नाच के लिए लड़कियां और डीजे नहीं आती हैं तो शायद भीड़ कम जुटती है। वहाँ जो सभाएं होती हैं, बहुत सारी सभाएं होती हैं, उसमें भी नाचने के लिए पहले लड़कियों को बुला लिया जाता है। ये कोई बहुत अच्छा नाच नहीं होता है, बहुत फुहर भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कोई क्लासिकल डांस नहीं होता है, बस यूं ही चलता फिरता सा नाच, और कई बार तो फुहर गानों पर नाच होता है। मैथिली ठाकुर इनमें नहीं है। मैथिली ठाकुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुल 25 साल की हुई हैं इस बार, वो पहली बार ही चुनाव लड़ने की उम्र में पहुंची हैं, लेकिन कुल मिलाकर के क्या उनका गायन वहाँ तक पहुँच गया है कि वो विधायक भी बन जाएंगी? अब ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, ख़ासतौर पे अलीनगर का जो क्षेत्रीय स्थिति है उसमें उसको देखते हुए कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार का जैसे जैसे तेज हो रहा है वैसे वैसे जातीय गणनाएं भी बड़ी तेज़ी से जोर पकड़ रही हैं। और जेडीयू ने तो अपने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें उम्मीदवारों की जाति का नाम भी बता दिया। बहुत सारी पार्टियां जो हैं जाति का नाम भी बता रही हैं, यानी किसी न किसी तरह से फिर से एक बार जाति के आधार पर गोलबंद करने की कोशिश तेज हो गई है। और उसमें ये जो गायक और अभिनेता आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रचार को आसान बना देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ वो मतदाताओं को लुभाते भी हैं। अब बिहार में इस समय सबसे बड़ी चर्चा तो ये है कि जो कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगले मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा। अब विधायक दल कैसे करेगा भाई? अब अगर पिछले 2020 के चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव को, तो कुल 43 सीटें जेडीयू को मिली थी और 74 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है कि वो शायद मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू नहीं कर सकें, लेकिन बीजेपी चुनाव में उनको आगे किए बिना जीतने की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि अति पिछड़ा और अति दलित वोट अगर किसी के चलते बीजेपी को मिल सकता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार बहुत पहले से महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा था कि नीतीश कुमार उनकी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी में उन्होंने बीजेपी ने और अमित शाह ने ये घोषणा तो कर दी कि जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि विधायक दल जो है, विधायक चुने हुए लोग जो होंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी से ज़्यादा सीटें जेडीयू को नहीं मिलती हैं तो नीतीश का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस मुख्य मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से गायकों और अभिनेताओं की जो लोकप्रियता होती है उसका फ़ायदा पार्टियां उठाती हैं। अब बिहार की बात लें तो और तो कोई नहीं मिला, लेकिन खेसारी लाल यादव ये भी वहाँ के बहुत प्रमुख गायक हैं। ये जो है आरजेडी में चले गए हैं। बीजेपी पवन सिंह को लेकर कई प्रयोग कर चुकी है। पिछली बार बंगाल में से उनको खड़ा करने की कोशिश की गई शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इस बार उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनकी जो पत्नी हैं उनको लेकर भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रचार तो वो करेंगे ही, ऐसी घोषणा वो कर चुके हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है कि अभिनेताओं को और गायकों को या मशहूर हस्तियों को चुनाव मैदान में लाया जा रहा है। अगर हम इतिहास को टटोलें तो बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1984-85 के चुनाव में राजीव गांधी ने, जब वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा और प्रधानमंत्री थे और चुनाव करवाया, तो उसमें उन्होंने इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को खड़ा किया और वहाँ से हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ रहे थे, जो
जो कि बहुगुणा जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन अमिताभ बच्चन खड़े हुए और उन्होंने पराजित कर दिया। खैर वो चुनाव अलग ही था और उसमें कांग्रेस के ज़्यादातर लोग जीत गए। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं अभिनेताओं को पार्टी में लाने की एक होड़ सी चल पड़ी। अगर बीजेपी की बात करें तो हेमा मालिनी अभी भी मथुरा से सांसद हैं, किरण खेर को बीजेपी जो है वो चंडीगढ़ से लड़ाती रही है, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, सनी देओल, इन सब लोगों को पंजाब से बीजेपी ने खड़ा किया, जीते भी। उसी तरह से गुजरात से परेश रावल और उसके पहले दीपिका चिखालिया, जो कभी पुराने रामायण में सीरियल में सीता की भूमिका कर चुकी थी, उनको खड़ा किया गया। और कांग्रेस ने भी गोविंदा को टिकट दिया, महाराष्ट्र मुंबई से जीते भी वो। राजेश खन्ना दिल्ली से जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की पीछे नहीं रही, उन्होंने जया भादुरी उनकी तरफ से राज्यसभा में है। उसके अलावा जया प्रदा जो हैं, जो अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री थी बहुत महत्वपूर्ण 80-90 के दशक में, वो थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन 2019 में वो बीजेपी में चली गई। दक्षिण में तो इसका एक पूरा इतिहास है। आंध्र में अभी भी पवन कल्याण जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी एक अभिनेता हैं। एन.टी. रामाराव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे संयुक्त आंध्र प्रदेश के, और वो भी अभिनेता थे। जयललिता आपको पता ही है चेन्नई में, और करुणानिधि भी फिल्मों से थे। तो दक्षिण भारत में खास तौर पर तमिलनाडु में तो एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन उत्तर भारत में भी कोई नई परंपरा नहीं है, 84-85 से ही चली आ रही है। पर यह था कि आमतौर पे बड़े सीनियर लोगों को और एक तरह से अभिनय से रिटायर होने के बाद टिकट दिया जाता था। अब मैथिली ठाकुर को सामने ला करके एकदम नई पौध को बीजेपी ने आगे किया है। वहाँ के जो बाकी लोग हैं वो भी, जो अभिनेता जैसे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब लोग भी जो हैं लगभग 4-5 दशक इनकी उम्र हो चुकी है, 50 के आसपास के हैं, लेकिन मैथिली 25 की हैं, अभी हाल में ही 25 की हुई हैं। तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? अब स्थिति ये है कि बिहार में इस बार धार्मिक भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम या जो राष्ट्रवाद था, जो पिछले चुनाव में काफ़ी कामयाब रहा, पाकिस्तान भारत, ये सब चीज़ें जो है गायब हैं। तो सिर्फ जातियां रह गई हैं। तो सिर्फ जातियों के भरोसे कैसे चुनाव हो? और इसलिए कुछ उम्मीदवार ही सही वो जीते या हारे, लेकिन हो सकता है कि उनके जरिए कुछ ज़्यादा वोट मिल जाए। हालांकि ये बहुत अजीब स्थिति होती है। ज़्यादातर जो लोग संसद में या विधानसभाओं में गए हैं उत्तर भारत से, उनके बारे में लगातार ये सूचना आती रहती है कि वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र का काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता तो होती ही है, वो बार बार चुनाव जीतते हैं। और पार्टियों को क्या चाहिए? कुछ ऐसे लोग तो चाहिए जो जीत कर आ जाएं और करें, कुछ करें या नहीं करें, लेकिन उनकी संख्या के बूते पर सरकार बना सकें। तो आज ये एक मुद्दा आपके सामने हमने रखा। आप विचार कीजिएगा कि क्या इस तरह के लोगों को जो कि राजनीतिक दलों में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन न तो राजनीति में, संसद में या विधानसभा में कोई खास भागीदारी करते हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं मैं आपके सामने। और कल एक और नए मुद्दे पर आपसे बात होगी, लेकिन चलते चलते सिर्फ एक अनुरोध है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर लिखिए। लोगों को भी अपनी बात बताइए। हमसे असहमत है तो भी कहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.